हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही लेटेस्ट मुद्दे के बारे में, जो चर्चा का विषय बना हुआ है विश्व लेवल पर भी और इंडिया के लेवल पर भी। बात करेंगे कि यह मुद्दा है क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके बारे में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें जानने चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि अगर हम लोग देखें कि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो आप लोग जीएस पेपर 3 पढ़ते हैं उसमें इन्वायरमेंट और साथ ही साथ इकोलॉजी पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज वगैरह के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम लोग वैश्विक तापन बोलते हैं, उसी के तहत यहाँ आपके जीएस पेपर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट नया बनने वाला प्रश्न होने वाला है। ठीक, इस वर्ष जो लोग 2021 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यहां से जीएस 3 के पेपर में प्रश्न बनना एकदम श्योर है। क्यों? क्योंकि हम विश्व लेवल से लेकर इंडिया के लेवल पर भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, क्या लक्षद्वीप डूबने वाला है। लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों क्या है, एक तरह से द्वीप है। मालदीव एक कंट्री है जिसे हम लोग द्वीपीय देश बोल सकते हैं श्रीलंका की तरह, और जो लक्षद्वीप है यह हमारा एक सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। अगर प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है हमारा लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर मतलब 32 किलोमीटर चौड़ा और 32 किलोमीटर लंबा। अगर बात करें कि भारत में कुल कितनी यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट टाइम में, तो 8 है। इसके पहले 7 थी। ठीक, लेकिन साल 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, तो हो गई 9। 7 के बाद 9 हुई, लेकिन उसके बाद दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक दूसरे में मर्ज करके उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो 9 से 8 हो गई है। तो उन्हीं 8 में से सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की स्थिति क्या है, तो यह अरब सागर में भारत के पश्चिमी छोर से लगता है। कहां से? भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर है। पूर्व दक्षिण पूर्वी साइड में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप की स्थिति है। अब बात आती है कि यह डूबने वाला है, ये क्या प्रश्न बन रहा है। तो इसके पहले हम लोग समझेंगे कि भारत की सीमाएं 2 तरह से निर्धारित होती हैं, एक स्थल सीमा और एक जल सीमा। तो जो जल सीमा है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत का ऐसा क्षेत्र जो समंदर से घिरा है, ठीक, जो कहां से वाटर बॉडी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर हम लोग इसे तटीय सीमा बोल सकते हैं। ठीक, इस तटीय सीमा में से जो मुख्य भूमि की सीमा है वह 5422 किलोमीटर है और द्वीपों की है 2094। अब बात बनती है कि सर मुख्य भूमि और द्वीपों में अंतर क्या है। देखिए, ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग द्वीप बोलते हैं, और ऐसा स्थलखंड जो एक तरफ से क्या हो, स्थल बॉडी से जुड़ा हो और 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं, जैसे कि इंडिया का प्रायद्वीप। तो भारत के कुल 9 स्टेट ऐसे हैं जो तटीय सीमा शेयर करते हैं और उनकी टोटल लेंथ कितनी है, 5422 किलोमीटर। और जो द्वीप की सीमा है अर्थात जो चारों तरफ से समंदर में है उनकी सीमा है 2094 किलोमीटर। द्वीप कौन कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक आपका मुंबई के पास टापू पड़ता है। इसी तरह से कई सारे द्वीप हैं जो भारत के हैं और ये लक्षद्वीप है। ठीक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा लक्षद्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो इसके डूबने की बात की जा रही है। यह बात निकल के कैसे आई, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर की एक रिसर्च टीम है, उसने अनुमान लगाया कि प्रेजेंट टाइम में जो समुद्र का जलस्तर है वह बढ़ रहा है और बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आगे चलकर लक्षद्वीप और मालदीव के डूबने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, क्या यह वैश्विक तापन का प्रभाव है या फिर जो ग्लेशियर है उनके टूटने का या पिघलने का प्रभाव है। सारी चीजें विस्तृत तौर पर देखेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी क्रैक करना चाह रहे हैं, पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो में लास्ट तक रहिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनने वाला है, एकदम श्योर हो जाइए। ठीक, चलिए अब टॉपिक पर आते हैं हम लोग। भारत की कुल समुद्री सीमा हम लोग बात कर चुके, मुख्य भूमि की बात कर चुके,
द्वीपों की बात कर चुके हैं। द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, हम लोगों ने बात किया। अगर फिर भी समझ में न आया हो, जियोग्राफी का वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ बात कर चुके हैं। लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। कुल द्वीप 36 हैं, उसमें 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 9 से 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोगों का निवास है, अन्यथा वो पानी में डूबे हुए हैं। ठीक, क्षेत्रफल टोटल कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो लक्षद्वीप है उसके पास जो अरब सागर है, अरब सागर का जल स्तर लक्षद्वीप के करीब 1880 से अब तक में 8.9 इंच जल स्तर बढ़ गया है। बहुत बड़ी बात है, 1880 से लेकर आज तक में कितना, 8.9 इंच पानी का जल स्तर ऊपर उठ गया है लक्षद्वीप के करीब में। ठीक, और यहां अगर प्रतिवर्ष के हिसाब से देखें तो 0.4 mm या फिर 0.9 mm की गति से ऊपर बढ़ रहा है पानी। तो जायज सी बात है, जब पानी ऊपर बढ़ेगा तो जो द्वीप है वो डूब सकते हैं। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा कि मालदीव के 2 से 3 द्वीप ऐसे हैं या टापू ऐसे हैं जो कि 80% से ज्यादा डूब चुके हैं। इसी तरह से लक्षद्वीप के भी 4 द्वीप ऐसे हैं जो 80%, 70% और 60% के करीब डूब चुके हैं। बात करेंगे उनके बारे में। आप लोग बात अगर जाने, लक्षद्वीप में जितने द्वीप हैं उनके नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ काउंटिंग नंबर याद रखिए। 36 द्वीप वहां पर पाए जाते हैं। एक चैचताल नाम का द्वीप है, वह 80% डूब चुका है। अमीनी द्वीप 70% डूब चुका है। कवरत्ती 60%, मिनिकॉय 60%। तो ये दोनों पर ज्यादा आशंका जताई जा रही है कि अगले 50 सालों में यह डूब सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग कि जल स्तर बढ़ क्यों रहा है। ठीक, उसके 3 कारण मुख्य तौर पर हैं। अगर आप सब जानते होंगे कि वैश्विक लेवल पर समुद्री जल स्तर को मापने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसे बोलते हैं IPCC। इसका पूरा नाम क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसने क्या कहा है कि साल 2100, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, लेकिन 2100 तक में क्या होगा कि पृथ्वी पर जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उनका 50% समंदर के माध्यम से जलमग्न हो जाएगा अगर इसी तरह की प्रक्रियाएं होती रहीं। यह निर्णय किसने दिया, IPCC ने कहा है साल 2100 तक में। ये 2000 चल रहा है, वो 2100 की बात कर रहा है कि 2100 आते आते विश्व के जितने तटीय क्षेत्र हैं उनमें से 50% डूब जाएंगे, जिनमें से भारत के महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, ये सारे जितने, मतलब कि जैसे गुजरात हो गया, ऐसे स्टेट जो तटीय सीमा शेयर करते हैं कुल 9 हैं। मैंने आप लोगों को बताया, काउंट कर लीजिए आप लोग एक बार। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ ओडिशा हो गया। तो कुल 9 स्टेट ऐसे हैं जो बॉर्डर बॉडी से अपनी सीमा शेयर करते हैं। इन पर खतरा हो सकता है, इनकी कुछ सिटीज डूब सकते हैं। ठीक, ये किसने कहा है, IPCC ने कहा है, जिसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसने साल 2100 की बात किया है। अब बात करेंगे कि समुद्र का जो जलस्तर बढ़ रहा है इसका कारण क्या है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पेशेंस बना के रखिएगा, लेकिन सारी चीजें आज मैं क्लियर करूंगा, एक एक कड़ी जोड़ूंगा। अंत में हम लोग इंडिया पर भी आएंगे, COP21 के बारे में भी देखेंगे, जो पेरिस समझौता हुआ था वैश्विक तापमान पर, ग्लोबल वार्मिंग पर। ठीक, तो IPCC ने कारण बताया कि पहला कारण क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का अर्थ यह होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वाटर है, जो पानी है, वो पिघलेगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक, किसी भी चीज को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। तो पानी का भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो जलस्तर में वृद्धि होगी। इसी तरह से आप लोग देखते होंगे कि जो रेल की पटरियां होती हैं कभी कभी मुड़ जाती हैं, वो तापमान की वजह से मुड़ती हैं। ठीक, याद रखेंगे, ज्यादा गर्मी की वजह से। तो पहला कारण तो इसने बताया थर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड कारण इसने बताया मेल्टनिंग ग्लेशियर, मतलब कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से पानी है जो उसकी मात्रा में वृद्धि होगी और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। 2 कारण। तीसरा कारण यह आया लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइस शीट्स। समझेंगे, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से बर्फ का टूटना, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें
टूट रही हैं, जो समंदर में तैरने लग जाती हैं और उनकी वजह से उसके जल स्तर में वृद्धि होती है। अब आप लोग कहेंगे सर चट्टानें टूटी तो जल स्तर में वृद्धि कैसे हुई? तो आप लोगों ने आर्किमिडीज का सिद्धांत देखा होगा, ठीक है ना, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वह उस वस्तु के भार के बराबर, उसमें जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, वो स्थान घेर लेती है। ठीक, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों को याद होगा। तो यही है कि जब कोई भी क्या कहते हैं उसको, बर्फ का टूटा पहाड़ या फिर कोई चट्टान टूट के जब समंदर में गई तो जब यहां पहुंची तो यहाँ का जो जल था वो आगे बढ़ेगा, ये जगह लेगी तो ये पानी कहां जाएगा? ऊपर उठेगा। तो इसी तरह से क्या बोला इसमें आईपीसीसी ने कि लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइस शीट्स, ठीक, मतलब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से बर्फ का टूटना भी एक कारण बन सकता है। अब बात आती है कि इनसे बात किया गया कि महोदय आपने ये तो बता दिया कि आईपीसीसी ने ये बोला कि 3 कारण ऐसे हैं जिसके वजह से वैश्विक तापमान समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। तो महोदय आप कृपा करके ये भी बता दीजिए कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो आप सबको पता होगा कि आईपीसीसी को इसी वजह के लिए नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। किसे? आईपीसीसी को, जिसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किस लिए? समुद्र के बढ़ते हुए जलस्तर को कम करने का उपाय इसने बताया था। आप सब बताएंगे आप लोग कमेंट में कि कब दिया गया था, ठीक है। तो इसने 3-4 कारण बताया। सबसे पहले क्या, इसने रीजन दिया कि कैसे डूब सकता है अगर तापमान 2 डिग्री बढ़ता है। कितना? 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, डिग्री सेल्सियस, तो 2100 साल 2100 तक में, जो मैंने अभी बात की कि तटीय क्षेत्रों का 50% क्षेत्र डूब जाएगा। अगर 2% के दर से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ है वो पिघलेगी, ठीक, जो क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर पिघलेगा क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलती है, सही बात है। तो उससे समंदर के जलस्तर में वृद्धि होगी। अगर 2% की दर से बढ़ा तो साल 2100 आते आते 50% तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। और इसे रोकने के लिए अब इसने पते की बात करी है, अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखेंगे कि अगर साल 2100 तक में पृथ्वी के तटीय क्षेत्रों को डूबने से बचाना है तो आपको जो तापमान है उसे 1.5 डिग्री रखना पड़ेगा। मतलब 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को मत बढ़ने दीजिए, जो विश्व का तापमान है। तो अब बात आती है कि सर ये जो तापमान की हम लोग बात कर रहे हैं इसका आधार कब लगाया जाएगा, कब से कब तक? तो आप सबको पता है कि औद्योगिक क्रांति कब आई थी? साल 19वीं सदी में यहां आई थी, ठीक है। तो 19वीं सदी को आधार बनाया जाएगा, मतलब कि 19वीं सदी में औसत तापमान क्या था, ठीक, औसत तापमान 19वीं सदी में क्या था और प्रेजेंट में क्या है, दोनों का रेशियो निकालकर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक। फिर बात आई कि इसका रीजन क्या है समंदर के जल स्तर के बढ़ने का, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या? ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम लोग वैश्विक तापन बोलते हैं। तो अब बात आई कि आपने वैश्विक तापन के बारे में बताया, तो कृपा करके ये भी बता दीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जा सकता है, वैश्विक तापन को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसने उपाय बताया कि आप लोग क्या करें, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम मात्रा में करें, ठीक। किसका? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम मात्रा में करें। क्या बोला, किसने बोला? ये आईपीसीसी ने बोला। तो इसी के उपलक्ष्य में वैश्विक तापन पर नियंत्रण लाने के लिए साल 2015 में पेरिस में एक क्लाइमेट डील हुई, जिसे पेरिस क्लाइमेट डील बोलते हैं और इसे COP21 के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके माध्यम से? UNFCCC, ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके माध्यम से किसकी? पेरिस क्लाइमेट डील की गई, जिसे COP21 के नाम से जाना गया। साल 2015 में, संस्था का नाम लिख दूं वरना आप लोग भूल जाएंगे, क्या है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इस संस्था के माध्यम से साल 2015 में वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को
कम करने के लिए साल 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील की गई और उसे हम लोग जानते हैं COP21 के माध्यम से। तो किया क्या गया कि COP21 के माध्यम से कई सारी कंट्रियों ने शपथ लिया, फिर प्रतिज्ञाएं ली कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम मात्रा में करेंगे, और उसके लिए इंडिया ने भी काफी सारे कदम उठाए, काफी सारे वादे वहां पर किए। उसके बारे में बात करेंगे। अब बात आई कि ग्रीन हाउस गैस को तो कम करना है, लेकिन इसे कम कैसे किया जा सकता है? तो ईंधन का कम से कम उपयोग करें, नेट न्यूट्रलिटी अपनाएं। नेट न्यूट्रलिटी अब है क्या? नेट न्यूट्रलिटी का आशय है कि आप जितने कार्बन का उपयोग करें उतने का उत्सर्जन कर दें। ठीक, ये निकल के आया किसका? नेट न्यूट्रलिटी का रेशियो। इसे 50 देशों ने अपनाया था। कितने? 50 देशों ने नेट न्यूट्रलिटी को अपनाया था। मतलब जितना कार्बन वो उत्सर्जित करेंगे उतना वो उत्पादित कर देंगे। ठीक, अब बात आती है थर्ड पॉइंट कि अगर हमें क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो ईंधन कम से कम जलाएंगे, नेट न्यूट्रलिटी अपनाएंगे, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। अब ये नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? इसमें क्या किया गया कि नई नई ऊर्जाओं को लाया जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका, इंडिया ने भी इसमें वादा किया, काफी सारी कंट्रियों ने वादा किया हुआ था कि हम इतने में इतना ये करेंगे। इंडिया ने क्या वादा किया? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का इशू है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, तो साल 2022 में कुल ऊर्जा का 175 गीगावाट यह कहां से लाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा से इंडिया लाएगा। किससे? साल 2022 तक कुल ऊर्जा उत्पादन का, अर्थात इंडिया में जितनी एनर्जी उत्पादित होती है या खपत होती है उसका 175 गीगावाट यह कहां से लाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से लाएगा। साल 2030 के लिए एक टारगेट रखा गया है कि कुल ऊर्जा का 450 गीगावाट में क्या करेगा? नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से लाएगा। और साल 2033 और 2035 तक में 35% कार्बन का उपयोग कम कर देगा इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज याद रखेंगे, आपके प्रश्न एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। साल 2022 के लिए क्या टारगेट है? जितने ऊर्जा का उत्सर्जन किया जा रहा है उसमें से 175 गीगावाट का उत्पादन खुद किया जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से। उसके बाद साल 2030 तक इसी को बढ़ा के 450 गीगावाट कर दिया गया। साल 2033 और 35 तक 35% कार्बन का प्रयोग कम कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये जो लक्षद्वीप का पूरा मैटर था इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर कि समंदर या फिर किसी भी महासागर का जलस्तर कैसे बढ़ता है, उसे कैसे कम किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और लक्षद्वीप से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को सीखने के लिए मिले होंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, चैप्टर समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।